ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स का वर्क कर रही थी। और उस समय यहाँ पर उसके कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से सभी लोग यहाँ पर उसके कैरेक्टर को जज करना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर ढेर सारी केयरटेकर्स आई हुई थी। साथ साथ यहाँ पर जेनी भी इसी घर में एज ए केयरटेकर वर्क करने के लिए आई थी, ताकि वो इस जॉब की वजह से यहाँ पर हॉस्पिटल बिल्स को पे कर पाए। उस समय यहाँ पर वो सभी नर्स को देखती है, जो कि नर्स कम और रोल प्ले वाले आउटफिट ज़्यादा पहन कर आए थे, बट उसे यहाँ पर ये जॉब किसी भी हालत में चाहिए थी। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट था, जो कि जेनी के चेस्ट पर एक फ्लावर का बर्थ मार्क देखता है, जिसका वो यहाँ पर चुपके से फोटो निकाल लेता है। इतने में हम यहाँ पर अंदर की ओर देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर किम को, जो कि अपनी मॉम के साथ अंदर की ओर बैठे हुए थे। आंटी तो यहाँ पर एवरीडे की तरह उसी सेम चीज़ को लेकर रट लगा बैठी थी, क्योंकि वे सोचाती थी कि उनका बेटा किम यहाँ पर जल्दी से शादी कर ले, उन्हें यहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रंस मिल जाए और वो फाइनली यहाँ पर फिर आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सके, जिस चीज़ के लिए किम हमेशा से डिनाई करते हुए आ रहा था। आंटी यहाँ पर कहने लग जाते कि मेरी तो पूरी तबीयत ही ख़राब हो गई है, लगता है अभी यहाँ पर जब बच्चे आएंगे तो मुझे ग्रैंड माँ नहीं ग्रेट ग्रैंड माँ कहकर बुलाएंगे। तो वो उसे कहने लग जाता कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कुछ नर्स का भेज देता हूँ, वो आपका ख्याल रख लेंगी। लेकिन इतने में ही जैसे वो उठकर जाने वाला था, उसे यहाँ पर वियर्ड सा फील होने लग जाता है, उसे डिजीनेस सा फील हो रहा था। एंड तब उसे समझ आ जाता है वो सेंट, जिस सेंट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आंटी कहते कि माफ़ करना, अब यही एक रास्ता बचा है। और ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती हैं, जहाँ पर असिस्टेंट को ऑर्डर्स मिलते हैं, जिसके बाद वहाँ पर सभी की सभी नर्सेज बाहर की ओर आ जाती है और लोग चली जाती है उस रूम के अंदर। एंड वो एक एक कर यहाँ पर अप्रोच करना शुरू कर देती हैं किम को, बट किम एक एक कर उन सभी को यहाँ से अपने आप से दूर भगा देता है और वो सभी लोग भी चली जाते हैं यहाँ पर कमरे के बाहर। और अब बारी आ जाती है यहाँ पर जेनी की। जेनी को तो लग रहा होता है कि वो इस घर की केयर टेकर के रूप में जा रही है इंटरव्यू देने, पर उसके साथ यहाँ पर कुछ और ही हो जाता है। किम उससे क्लोज होने लग जाता है, उसे किस करने की कोशिश करता है। उस समय जेनी यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करती है एंड बताती है कि वो यहाँ पर इंटरव्यू के लाई थी। किम कहता है कि आई नो तुम कौन से इंटरव्यू की बात कर रही हो। ऐसा कहकर यहाँ पर वो किस करने लग जाता है, तो वो उसे कहते कि नहीं, जैसा इंटरव्यू तुम समझ रहे हो वैसा इंटरव्यू नहीं, मैं तो यहाँ पर इस घर के केयर टेकर बनने के लिए आई थी और किसी का ध्यान रखने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जैसे यहाँ पर जेनी बाहर आती है, असिस्टेंट कहने लग जाता है कि आप तो ठीक 5-10 मिनट बाद यहाँ पर आई है, लगता है सारा काम निपट गया है। जेनी कहते कि माफ़ करना, मैं यहाँ पर केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लाई थी, न कि उन चीज़ों के लिए जो कि यहाँ पर अंदर उनके साथ हो रही है। असिस्टेंट समझ जाता है कि बेचारी बच्ची कुछ ज़्यादा ही भोली भाली सी है। उसे लगता है एक्चुअल में पता ही नहीं था कि आज का इंटरव्यू किस चीज़ के लिए हो रहा है। और तब असिस्टेंट यहाँ पर जेनी को समझा रहा होता है कि देखो, तुम फिलहाल यहाँ पर जिसके घर पर हो वो इंसान इस पूरे के पूरे कंट्री का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उसके पास पैसे की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। ऐसा समझाते बुझाते हुए यहाँ पर वो उस कमरे के अंदर ही भेज देता है जहाँ पर जेनी वापस से बाहर आने वाली थी। पर इतने में ही उसे यहाँ पर नोटिस आ जाती है कि उसे यहाँ पर अपनी स्कूल की फीस पे करनी पड़ेगी, वरना उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और उसे यहाँ पर ग्रेड कार्ड यानी कि ग्रेजुएशन कार्ड नहीं मिल पाएगा। जिसके बाद यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि शायद अब उसके पास कोई ऑप्शन बचे नहीं है। एंड जाकर यहाँ पर वो मिस्टर किम के पास चली जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच की क्लोजनेस बढ़ जाती है। किम खुद सामने से यहाँ पर उसे पूछता है कि आखिर उसे कितने पैसे चाहिए, और जेनी यहाँ पर 2 फिंगर्स का इशारा करती है। वो तो कम पैसे मांग रही थी, बट किम सीधा 2 मिलियन से देने के लिए कह देता है, ये बोलते हुए कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही ग्रीन निकली। और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच का क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेनी को वही बता रही थी कि उसे यहाँ पर जेनेटिकल्स प्रॉब्लम हुए हैं, जिन चीज़ की वजह से उसे आगे जाकर यहाँ पर अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वही दूसरी यहाँ पर असिस्टेंट होता है, जो कि किम के साथ बात कर रहा था। उस समय किम असिस्टेंट से वही बात पूछ रहा होता है कि क्या उस दिन वाली लड़की को उसके पैसे मिल चुके और क्या उसने बाद में कुछ उससे रिस्पॉन्ड किया है। असिस्टेंट बताने लग जाता है कि माफ़ करिएगा, एक्चुअल में हमें पता ही नहीं था कि उस लड़की का रियल नेम क्या है, इसलिए उस दिन जितनी भी लड़कियाँ आई थी उन सभी को हमने 2 मिलियन सेंड कर दिए, लेकिन किसी की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स आए नहीं है। अगर आप चाहे तो मैं उस लड़की का पता लगा सकता हूँ, बट किम यहाँ पर उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि ऐसे किसी ग्रीडी लड़की का पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को जो कि मेडिसिन ले रही होती है, जिसका टोटल कॉस्ट यहाँ पर जेनी के लिए कुछ ज़्यादा भारी पड़ रहा था, बिकॉज अब तक यहाँ पर जेनी को सिर्फ जो मिले नहीं मिले थे। अब वो यही बात सोच रही थी कि उस पर्सन ने तो उसे प्रॉमिस किया था, लेकिन लगता है शायद से उसके साथ स्कैम हो गया होगा। जिसके बाद भी यहाँ पर वो प्राइस पे करने के लिए जाती तो फिर उसके कार्ड में ज़ीरो बैलेंस होता है, और वो यहाँ पर हैरान थी बिकॉज उसे अच्छे से याद है उसने अपनी आंटी को पैसे दिए थे कार्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए। तब वो यहाँ पर अपनी आंटी को कॉल लगाती है और उसकी आंटी उल्टा उसी पर चिल्ला रही होती है कि वो पैसे मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों दूँ, इतने सालों से तुम्हें पाला पोसा है, तो वो सारे पैसे तो यहाँ पर मैं ही डिजर्व करती हूँ। उन्हें यहाँ पर जेनी समझाती भी है कि वो उसके पार्ट टाइम की मेहनत के पैसे, और ऐसे भी उन्होंने सिर्फ रहने के लिए घर उसे दिया है, खाने से लेके कपड़ों तक सारी चीज़ें यहाँ पर जेनी खुद से करती आ रही है, उनसे एक पैसे भी नहीं मांगे हैं आज तक। तो फिर आंटी किस बात के पैसे ले रही हैं? आंटी बोलने लग जाते कि बहस करना बंद करो, रहने के लिए घर दिया है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। इतने में यहाँ पर जेनी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है, उसे वॉमिट सा फील होने लग जाता है, और वहाँ पर कुछ नर्स होती हैं जो कि एकदम ईविल कैरेक्टर थी। उन्हें यहाँ पर चीज़ दिख जाती है तो वो उसे डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है उसका चेकअप करवाने के लिए, ये कहते हुए कि व्हाट इफ यहाँ पर लड़की प्रेग्नेंट हो गई। तो जेनी डॉक्टर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती बिकॉज उसने सारे प्रिकॉशंस के पिल्स ऑलरेडी ले लिए थे। तब डॉक्टर बताती है कि पिल्स लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ 100% काम नहीं आती है, इसलिए चेकअप करवा लोगी तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। जेनी यहाँ पर रिसेप्शन बैठी हुई थी जहाँ पर उसकी कॉलीग आकर उसे बता रही थी कि आज से हॉस्पिटल में यहाँ पर मिस्टर किम आने वाले जो कि बहुत हैंडसम है, और खुशी की तो बात यह है कि अभी तक यहाँ पर उनकी शादी हुई नहीं है, जहाँ पर ढेर सारी लड़कियां उनसे सिर्फ शादी करने के सपने देखती है। इतने में वो विलन वाली नर्स उनकी बातें सुन रही थी और वो यहाँ पर जेनी को टॉन्ट मारना शुरू कर देती कि जेनी यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास दिखती नहीं है, कि मिस्टर किम का ध्यान यहाँ पर सभी को हटाकर जेनी पर चला जाएगा। इतने में वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते, जहाँ पर जेनी उन्हें देखकर समझ जाती है कि ये तो वही पर्सन है जिसके साथ में यहाँ पर उसने नाइट स्पेंड किया था। जैसे ही किम वहाँ देखने वाला होता है कि इतने में डॉक्टर्स आ जाते उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और साथ साथ वो दोनों नर्सेस भी चले जाते हैं किम के ही सामने। जेनी वहाँ पर जाना चाहती थी लेकिन एक इमरजेंसी पेशेंट अंदर आ जाता है, जहाँ पर जेनी उसे अंदर की ओर लेकर जाने लग जाती है उसे बचाने के लिए। इतने में उसका आईडी कार्ड भी नीचे गिर जाता है। किम यहाँ पर उन दोनों नर्सेस को अपने आप से दूर भगाता है, और जब यहाँ पर वो उस आईडी कार्ड को देखता है तब उसे वो नाम यहाँ पर सुना सुना सा लग रहा था। अब उस आईडी कार्ड के ऊपर कोई भी फोटोग्राफ नहीं था, अगर फोटोग्राफ होता तो फिर किम यहाँ पर उसे तुरंत ही पहचान जाता। जेनी यहाँ पर होती है दूसरे वार्ड में, जहाँ पर उसे वापस से सेम फील हो रहा था उसके स्टमक के अंदर। इतने में वो विलन वाली लड़कियाँ आ जाती है जो आकर यहाँ पर जेनी को चिल्लाने लग जाती है, ऐसे भी यहाँ पर जेनी की वजह से सारी लाइमलाइट उनकी जा चुकी है। वो लोग जेनी पर ब्लेम डाल रही थी कि बड़ी आई पेशेंट को बचाने वाली, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे उस मूव की वजह से कि हम पर ध्यान नहीं देगा, और लगता है यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जेनी क्लियरली बोलने लग जाती कि मैं यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करने नहीं आई हूँ, तुम्हारे जैसे पेशेंट की लाइफ सेव करना, उन्हें इमरजेंसी वार्ड तक ले जाना, वही हमारा मेन काम होता है। तो वो लड़कियाँ यहाँ पर गुस्से में आ जाती है एंड कहते कि अच्छा लगता है कि हॉस्पिटल की तुम्हें बहुत पड़ी है, तब एक काम करो हॉस्पिटल के हर एक वार्ड को तुम ही क्लीन करोगी। जेनी मना कर दी थी बिकॉज वो क्लीनिंग का काम नहीं करती, क्लीनिंग का काम उन दोनों लड़कियों का होता है। तो वो लड़कियां उसे पेट पर मारती हैं और उसे चुपचाप बस काम करने के लिए बोलती हैं बिना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए। वहीं दूसरे यहाँ पर देखते असिस्टेंट को जो कि इन्फॉर्मेशन लेकर आ ही जाते हैं जेनी के बारे में। वो उसे बता रहा होता है कि वो तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है और साथ साथ अपनी इंटर्नशिप एज ए नर्स कर रही है, और उसने अभी तक यहाँ पर अपनी कॉलेज की फीस पे की भी नहीं है। ये जानने के बाद यहाँ पर उसे उस टाइम की याद आने लग जाती है जहाँ पर कि हमने उसका सेम क्वेश्चन पूछा था, तब उसने वही जवाब दिया था कि उसे पैसे की सख्त ज़रूरत है। तब वो कंफ्यूज हो जाता है कि अगर पैसे जा चुके हैं तो फिर उसने ये पैसे स्कूल फीस पे करने के बदले कहाँ यूज़ कर लिए होंगे। और हम देते हैं यहाँ पर उन लड़कियों को जो अभी भी यहाँ पर बेचारी जेनी को बुली कर रही होती है। इतने में यहाँ पर उन्हें डाउट होने लग जाता है कि इसे वॉमिट भी फील हुआ था, इसके पेट में दर्द भी हो रहा है, तो वॉट इफ ये लड़की यहाँ पर सचमुच प्रेग्नेंट हो, और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर वो लोग उसे बुली करना शुरू कर देते। इतने में वहाँ पर उस आवाज़ को सुनते हुए किम और असिस्टेंट दोनों उसी ओर जाने वाले थे, पर इतने में वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं एंड कहते कि माफ़ करना ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर सिर्फ नर्स आ सकती है। तब असिस्टेंट बताने लग जाता है कि वो लोग जेनी नाम की एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे अभी बाहर लेकर आ जाता हूँ, और वो अंदर की ओर चले जाता है जहाँ पर वो नर्स उसको बताने लग जाते कि देखो इसके मुँह को डिस्ट्रॉय मत करो,
बाहर मिस्टर किम इससे मिलना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर वो लोग उसका हाथ पैर बांधना शुरू कर देते और उसके मुंह पर टेप भी लगा देते ताकि वो यहाँ पर कुछ बोल ना सके। जेनी यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करती है ताकि यहाँ पर कुछ इशारों से किम को अपनी ओर ला सके और अपने आप को सेव कर सके, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसके फेस के सामने प्लेट रख देती हैं और कहती है कि अगर हिली तो याद रखना, एक ऐसा स्क्रैच पड़ेगा जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहेगा। असिस्टेंट यहाँ पर किम को कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में डॉक्टर के साथ वो नर्स भी आ जाती है जो अपने आप को यहाँ पर जेनी बुला रही होती है और जानबूझकर उसे क्लोज आने की कोशिश करती है। किम कहता है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें अप्रिशिएट करने आया था बिकॉज तुमने इमरजेंसी के टाइम पे उस स्टाफ की मदद की थी। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर जेनी को वार्निंग दे रहे थे कि अगर अपनी जॉब चाहती हो तो अपना मुंह बंद कर रहो वरना ठीक नहीं होगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर जेनी की कॉलीग आकर उसे उस समय बचाती है। और वही दूसरी यहाँ पर जेनी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, तब उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है और अब वो यहाँ पर और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, घबरा जाती है। एंड यहाँ पर उसे टेंशन इस बात की थी कि वो खुद के लाइफ को अफोर्ड नहीं कर सकती तो एक बच्चे को कैसे अफोर्ड करेगी। ऊपर से यहाँ पर वो अपने करियर के सबसे पीक पॉइंट पर है, साथ साथ वो कॉलेज भी जाया करती, तो फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर वो उस बच्चे को अबॉर्ट करने का डिसीजन ले लेती है। जिसके बाद वो जाकर यहाँ पर डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर यहाँ पर उसे उसकी रिपोर्ट्स भी दे देते और टाइमिंग और डेट भी बता देते उस अबॉर्शन का। वही दूसरी यहाँ पर आंटी होती जो कि हॉस्पिटल से भागकर जा रही थी और असिस्टेंट यहाँ पर उसे रोक रहा होता है बिकॉज वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर वो अपने बॉस की ऑर्डर्स को डिसोबे करे। तो वो आंटी को समझा रहा होता है कि यहाँ पर रहकर आपको अपना सारा चेकअप करवाना पड़ेगा। आंटी क्लियरली मना कर देती है, कहती कि किस बात का चेकअप करवाओ, मेरा बेटा यहाँ पर शादी करने के लिए रेडी नहीं है, मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसी लाइफ जीकर मैं क्या ही करूँगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं भगवान के पास चली जाऊँ, वही मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर होगा। अब देखना आपसे ना मैं यहाँ पर कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊँगी और ना ही किसी से बात करूँगी। ऐसा बोलकर वो जाने लग जाती है। यहाँ पर असिस्टेंट उनके पीछे जा रहा होता है। वही दूसरी यहाँ पर जेनी थी जो कि यहाँ पर गायनक के रूम के बाहर खड़ी होकर वही चीज़ें सोच रही थी। उसे बहुत अफसोस था अपने इस अबॉर्शन को लेकर। आंटी भी वहीं से गुजरती है जहाँ पर असिस्टेंट जेनी को देखकर तुरंत ही पहचान जाता है कि वो तो वही लड़की है और तरह से यहाँ पर वो उस नर्स पर शक जा चुका था क्योंकि उसे जेनी की शक्ल याद जो थी। इतने में यहाँ पर डिपार्टमेंट को देखता है और खुश हो जाता है कि वाजिब ये लड़की प्रेग्नेंट हो और तुरंत ही यहाँ पर अपनी मैम को रोकना शुरू कर देता है। और यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज बहुत जल्दी आपको ग्रैंड चिल्ड्रंस का प्यार मिलने वाला है। और फिर सभी लोग यहाँ पर घर पर एक साथ मौजूद रहते हैं। डॉक्टर भी यहाँ पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स लेकर आ जाती है जहाँ पर वो लोग उन्हें वही बता रहे थे कि वो बच्चा यहाँ पर किम को ही बिलोंग करता है। आंटी क्लियरली यहाँ पर किम से कह देती है कि वो उस लड़की को घर ला कर रखना चाहती है, वो चाहती है कि वो घर की बहू बने और अगर इस डिसीजन में भी किम को ना बोलना है तो किम ही घर से बाहर निकल जाए, वो जेनी को अकेले घर पर पाल पोस लेंगी। जिसके बाद किम यहाँ पर असिस्टेंट के साथ निकल पड़ता है जेनी को लेने के लिए। वही दूसरी यहाँ पर जेनी थी जहाँ पर शिया और जी वहाँ पर आ जाते। वही डॉक्टर और नर्स की जोड़ी जो आकर यहाँ पर जेनी के प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स को देखते और अब उसी चीज को लेकर यहाँ पर से सुनाना शुरू कर देते। बस इतना ही नहीं, जी कहने लग जाता है कि वाजिब हम यहाँ पर किम को और ज्यादा फन बना ले। वो लोग जबरदस्ती उसे लेकर दूसरे वार्ड में चले जाते जहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। और वही दूसरा किम था जो कि एंटायर हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ जेनी को ही ढूंढे जा रहा था। इतने में यहाँ पर उन्हें एक कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है और जैसे वो अंदर जाता है वो जी को बहुत पिटता है। जी यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है, ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि वो आपकी वुमन रहेंगी। किम कहने लग जाता है कि विच मीन्स मेरी नहीं, अगर किसी और की होती तो तुम भी उसके साथ सेम ऐसी ही चीज़ें करते। तब यहाँ पर वो जो जी था वो सारा का सारा ब्लेम शिया पर डालना शुरू कर देता है कि वो सब कुछ यहाँ पर उसने शिया के बोलने पर ही किया। और यहाँ पर शिया होती जो कि उसे थप्पड़ मारती है, कहते कि अपनी चीज़ों के लिए मुझ पर ब्लेम लगाना बंद कर दो। जिसके बाद भी यहाँ पर गाज को इशारा करते और गाज शिया जी को लेकर वहाँ से चले जाते। इतनी माफ़ी मांगने पर भी वो लोग उसे माफ़ नहीं करते और यहाँ से वो जेनी को लेकर चला जाता है जहाँ पर जेनी को बिलीव नहीं हो रहा था कि सच पर खुद किम उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया है। वही दूसरा यहाँ पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर यहाँ पर बता रहे होते कि ज़्यादा फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी वाइफ रेगुलर बेसिस पर प्रॉपरली मील खाती रहे ताकि वो भी न्यूट्रिशन से और उनका आने वाला बेबी भी। 5 वाला वर्ड सुनकर तो यहाँ पर किम ब्लश करने लग जाता है।
डॉक्टर के जाने के बाद वहाँ पर किम जेनी की चोट पर मरहम पट्टी करने लग जाता है और उतने में यहाँ पर उसकी स्टाफ आ जाती है नरिशिंग वाला चिकन सूप लेकर। जिस चिकन सूप को यहाँ पर वो उसे पिलाने वाला था पर जेनी मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो खुद ही पी लेगी। और उस समय यहाँ पर उसे वो चिकन सूप वियर्ड सा लग रहा था बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, और उसे वॉमिट भी फील हो रहा था। बट उसे लग रहा होता कि नहीं, ये सूप कुछ ज़्यादा एनरिच्ड सूप है जिसे वो वेस्ट नहीं कर सकती है। इनफैक्ट किम भी यहाँ पर उसे सेम थिंग कहता है कि अगर तुम्हारा मन नहीं है तो सूप को छोड़ दो, ज़बरदस्ती मत पियो। जेनी भी यहाँ पर उसे वही रीज़न देती थी कि वो उस सूप को वेस्ट नहीं कर सकती। जिसके बाद किम उस सूप को लेकर खुद ही पीने लग जाता है। एंड बाद में यहाँ पर उसे अपना और ध्यान रखने के लिए कहता था कि वो बच्चों को अच्छे से बर्थ दे पाए। जेनी बताती कि माफ़ करना, मैं इन बच्चों को बर्थ नहीं दे सकती बिकॉज मैं इन बच्चों को पाल पोस नहीं सकता और मैं उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मेरा डिसीजन अबॉर्शन का ही होगा। किम बना कर देता है, कहता है कि नहीं, ये जो बेटा है वो यहाँ पर हमारे वंश का है, अब वो लड़की हो या लड़का उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारी फैमिली को बिलोंग करता है, इससे तुम्हें यहाँ पर बच्चों को बेयर करना पड़ेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, सारी सिक्योरिटी, सारी प्रोटेक्शन, सब कुछ हमारी फैमिली के हाथों में होंगी। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसे एग्रीमेंट दे रहा था, वो एग्रीमेंट जिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग यहाँ पर शादीशुदा पर्सन रहेंगे। जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर जेनी किम को डिवोर्स दे सकती है और अब तक लेकर वो यहाँ पर उसका ध्यान रखेगा, सारे खर्चे वही लोग उठाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर डिवोर्स के बाद भी जेनी को एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिलेगा 200 मिलियन का। जेनी यहाँ पर साइन करने के लिए रेडी हो जाती है बिकॉज उसे इस बात की खुशी मिलती है कि एटलीस्ट यहाँ पर वो बेबी बॉर्न हो सकता है। उसे यहाँ पर एक लिविंग पर्सन को मारने की अब जरूरत नहीं है। वही दूसरा किम को ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर जेनी को सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, इसलिए यहाँ पर वो साइन करिए। वो लोग फिर वहाँ से जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं, जहाँ पर जेनी को बिलीव हो ही नहीं रहा था कि उसकी सचमुच शादी हो चुकी है। फिर इतने में यहाँ पर किम उसे क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, ये कहते हुए कि जो मर्जी है इसे यूज़ कर सकती हो। तब यहाँ पर उसे तभी भी वही लग रहा था कि ऐसे भी इस लड़की को सिर्फ पैसे से मतलब है ये इतनी बड़ी ग्रीडी पर्सन। फिर दूसरी यहाँ पर जेनी उसे रोकते न उसे बताती है कि मैं इन पैसों को यहाँ पर अपना फीस पे करने के लिए यूज़ करूँगी, कोई एक्स्ट्रा और फिजूल के खर्चे बिल्कुल नहीं करूँगी। कि वो उसे कहने लग जाता है कि जो करना है करो, तुम्हारा कार्ड है, और मन ही मन कह रहा होता है कि नाटक करना तो कोई यहाँ पर उससे सीखे। जिसके बाद भी यहाँ पर उसे लेकर घर आ जाता है। घर को देखते यहाँ पर जेनी सोचने लग जाती है क्या इस घर में यहाँ पर हज़ारों लोग रहते हैं, बिकॉज ये घर यहाँ पर किसी फेरी कैसल से कम नहीं है। जैसे वो लोग आते हैं सभी स्टाफ उन्हें ग्रीट करते और घर के अंदर जाने पर आंटी तो यहाँ पर जेनी की तारीफ करते हुए रुकती नहीं है। इतने में यहाँ पर वो अपना जेट का ब्रेसलेट निकालकर जेनी को देने लग जाती है, जो ब्रेसलेट जेनी लेने से मना कर रही होती है बिकॉज उसे पता है कि ब्रेसलेट उन्हें दिया जाता है जो कि घर की डॉटर इन लॉ होती है। वो भी है लेकिन वो लोग बहुत जल्दी डिवोर्स लेने वाले, इस वजह से वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। इतने में यहाँ पर किम से कहने लग जाता है कि मॉम ऑफर करी है तो ले लो, ऐसे भी वो कुछ सोच समझ कर दे रही होंगी। इतने में यहाँ पर आंटी उसे बताने लग जाती है कि उसी के साइज से कपड़े उन्होंने कितने सारे मंगवाए, वो भी एक अच्छे हाई क्वालिटी डिज़ाइनर वाले। जेनी मना करने लग जाते हैं बिकॉज वो चीज़ें एक्सपेंसिव जो होती है। वो कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं जिन्हें मैं पहन सकती हूँ। आंटी बोलती कि नहीं, तुम यहाँ पर वही पहनोगे जो तुम्हें सबसे कंफर्टेबल लगेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने जेनी के लिए मेकअप, ज्वेलरीज और वह सारी चीज़ें एसेंशियल्स लाई थी जो कि यहाँ पर एक वुमेन को चाहिए होती है। वही दूसरे यहाँ पर घर घुमाते घुमाते रात ही हो जाती है। अनांजी यहाँ पर जेनी को लेकर मास्टर रूम में चली जाती है, वो कमरा जो कि यहाँ पर किम को बिलोंग क्या करता है। जेनी बोलती कि मैं अलग से नहीं रह सकती। आंटी बोलती कि क्यों, तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, तुम्हें तो एक ही कमरे में रहना चाहिए। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। किम अंदर आकर जेनी से पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये मेरा कमरा है। तब वो उसे बता रही होती कि आंटी ने मुझे अंदर भेजा। वो उसे कहते कि जरूरत नहीं है, बाजू वाले रूम में जाकर तुम सो सकती हो। जिसके बाद जेनी भागकर वहाँ से चली जाती है एंड आंटी ने सब कुछ देख लिया होता है, जहाँ पर वो आकर किम को डांट लगाने लग जाती है। तब किम उनसे कहता है कि माँ मैं तो बस यहाँ पर उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। आंटी बोलती कि सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, अगर इतनी ही पड़ी है तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर उसके साथ रहना चाहिए। और तुम्हें पता है ना कि जब बेबी यहाँ पर अपने आप को ग्रो कर रहे होते उस समय यहाँ पर वे बाहर वाले लोगों की आवाज़ को सुन पा रहे होते एंड यहाँ पर उस चीज़ के लिए वो उसे बुक दे देती है और जेनी के रूम में जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद वहाँ पर किम आता और बताने लग जाता है कि मॉम ने उसे भेजा है। फिर वो उस बुक को रीड करने लग जाता है। तब यहाँ पर जेनी को रियलाइज़ होता है कि किम कितना मेहनत कर रहा है और वो आगे जाकर यहाँ पर एक बहुत अच्छा फादर बनेगा। वह दूर से यहाँ पर वो उस बुक को सुनते सुनते तो वहीं पर सो जाती है।
किम जेनी के फेस से बहुत अट्रैक्टेड था, बट वो यहाँ पर अपने आप को समझाता है कि नहीं, मुझे इस लड़की के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना, बिकॉज ये सिर्फ दिखने में ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पर सिर्फ ये पैसों को वर्शिप करती है, ना कि ह्यूमन के इमोशंस को। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर ब्रेकफास्ट देखकर तो जेनी सोचने लग जाती है, ये पूरा ब्रेकफास्ट मेरे महीने का राशन है। तब किम उससे आकर यहाँ पर बैठने के लिए गया था और जेनी से परमिशन मांग रही होती है कि क्या वो अपने वापस वक्त पर जा सकती है। किम उससे बोलने लग जाती कि लगता है यहाँ पर वो कार्ड तुम्हारे लिए इनफ नहीं था। वो उससे कहते कि उस कार्ड से तो मैंने यहाँ पर अपने फीस को पे किया और मैं उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ करना चाहती। तो वो उसे कहते कि ठीक है, जो मन में आए तुम वो कर सकती हो, परमिशन लेने के बाद ज़रूरत नहीं है। जिन्हें जब जाने वाली थी तो वो उसे रोकता है एंड कहने लग जाता है कि ड्राइवर से कहना वो तुम्हारे लिए कार निकाल देगा। जनी मना कर देती है, कहते हुए कि वो यहाँ पर सबवे से बस लेकर चली जाएगी। जिस चीज़ को लेकर यहाँ पर किम अपोज करने लग जाता है एंड कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें यहाँ पर पब्लिक व्हीकल से ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें और तुम्हारे बेबी को हार्म पहुंच सकता है। जिसके बाद वो उसे खुद ही जॉब करने के लिए निकल पड़ता है। जब वो लोग जा रहे होते तब किम उसे वही समझा रहा था कि उनके रिलेशनशिप को उन्हें एनक्लोज रखना चाहिए, यानी कि बाहर वाली दुनिया को उनके प्राइवेट मैरिज के बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जेनी उसे कार को थोड़ा टाइम पहले ही रोकने के लिए कह देती है ताकि कोई यहाँ पर उन्हें ना देख सके। वो वहाँ से चली तो जाती, बट जेनी का उसे टेक्स्ट आ जाता है कि वो सीधा मॉर्निंग में घर वापस लौटेगी बिकॉज उसका नाइट शिफ्ट भी है। किम इतनी असिस्टेंट को कॉल लगाता है एंड बोलने लग जाता है कि हॉस्पिटल वालों से कह दो कि यहाँ पर जितने भी फीमेल स्टाफ है उनका नाइट शिफ्ट कैंसिल कर दिया जाए। असिस्टेंट बोलता है कि लेकिन पेशेंट्स को भी तो उनकी ज़रूरत है। फिर उसे याद आता है कि किम किसके लिए बोल रहा है। तब वो कहता है कि माफ़ करना सर, मैं आपके दिए गए ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग सारा काम कंप्लीट कर दूंगा। जेनी जब यहाँ पर होती है अपने हॉस्पिटल में, उस समय यहाँ पर हम डीन को उसके असिस्टेंट से बात करता हुआ सुनते और वो यहाँ पर एक मीटिंग में जाना था जहाँ पर उसे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो कि दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हो और यहाँ पर उसका वो काम चल जाए। तब यहाँ पर उसका सजेशन आ जाता है जेनी के लिए। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जो कि उन सब से यहाँ पर खबर ले रहा होता है कि आखिर उनके मील इतने न्यूट्रिशंस क्यों नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से उसकी वाइफ यहाँ पर माल न्यूट्रिशंस है। तब डॉक्टर्स यहाँ पर उसे समझा रहे होते। इतने में यहाँ पर स्टाफ खुद किम को सजेस्ट करती है कि अगर आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग खुद से खाना बनाएंगे तो मैडम को भी यहाँ पर बहुत पसंद आएगा और मॉर्निंग सिकनेस इससे कम हो सकती है और बेबी का लव भी बढ़ता जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर किम उस बात को मद्देनजर रखते हुए खुद ब खुद कुकिंग करने के चला जाता है। ये चीज़ देखकर स्टाफ बहुत खुश होती है और वीडियो तक रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, बिकॉज साल में जो चीज़ एक बार हो उसे मेमोरी कैप्चर करना तो बनता ही है। वही दूसरी और जेनी थी, जहाँ पर जीन आकर उसे नाइट ड्यूटी करने के लिए कह देता है। जेनी कहते कि लेकिन वो तो कैंसिल हो चुका है। वो बताने लग जाती कि मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, हमें एक मीटिंग में जाना है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और हाँ ध्यान रहे कोई अच्छे कपड़े पहन लेना। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। अब जेनी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, बिकॉज अगर वो नहीं गई तो उसकी जॉब जा सकती है और ऊपर से किम ने भी उसे टेक्स्ट करके रखा था, बिकॉज यहाँ पर किम डिनर पर उसका वेट जो कर रहा होता है। यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर किम जेनी का इंतजार कर रहा था और जेनी अभी तक आई नहीं थी। वह दूसरे यहाँ पर जेनी को टेक्स्ट कर देती है और तब यहाँ पर किम उस टेक्स्ट को देखकर हैरान था। असिस्टेंट पर चिल्लाने लग जाते कि जेनी अभी भी यहाँ पर नाइट ड्यूटी पर है। असिस्टेंट कहता है कि नहीं तो मैंने मेक श्योर किया था कि ड्यूटीज कैंसिल हो जाए और सचमुच मैंने कैंसिल भी की थी, आप खुद देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मैडम के लोकेशन का पता करा सकते हैं, बट किम उस चीज़ के लिए मना कर देता है। ये कहता है कि मैं यहाँ पर उसे कैद कर नहीं रखना चाहता, अब आगे की मर्जी उसकी, उसे जो करना करे। ऐसे भी हमें यहाँ पर एक मीटिंग में जाना था जिस मीटिंग में हम फिलहाल जा सकते हैं। जेनी यहाँ पर नॉर्मल कपड़ों में आई थी अपने हॉस्पिटल वाले क्लोथिंग में, बिकॉज उसे ऑलरेडी डाउट था कि वो कहीं क्लब में ना चली जाए और वो क्लब में ही थी। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो यहाँ पर अपने बॉस से कहती भी है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, बट वो उसे जाने नहीं देता। ये कहते कि आज से अच्छे से परफॉर्म करना होगा और अगर आज तुमने कोई भी चीज़ें उल्टी फुल्टी की तो याद रखना तो मैं डायरेक्टली मैं फायर कर दूंगा। इतने में मीटिंग वाले पर्सन वहाँ पर आ जाते, जो कि कोई और नहीं बल्कि किम और असिस्टेंट ही होते, जहाँ पर जेनी किम को देखकर हैरान हो जाती है। असिस्टेंट भी यहाँ पर टेंस्ड हो जाता है कि आखिर मैडम यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद में यहाँ पर जैसे वो लोग बैठते तब वहाँ पर जीन
जेनी को यहाँ पर ड्रिंक सर्व करने के लिए बोलता है, जहाँ पर जेनी किम को ड्रिंक सर्व करने लग जाती है और वह साथ साथ जेनी को ड्रिंक करने के लिए भी बोलता है। जेनी उसे मना करती बट यहाँ पर जिन से आंखें दिखाता है, जैसे जेनी समझ जाती है कि इसकी जॉब यहाँ पर बहुत खतरे में और वह यहाँ पर किम की ओर देखती है ताकि किम यहाँ पर उसकी हेल्प कर दे, बिकॉज वो ड्रिंक नहीं कर सकती है, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन यहाँ पर किम को इशारे समझ आते नहीं है जहाँ पर जेनी ड्रिंक करने वाली थी और किम वही सोच रहा होता है कि देखा लड़की कितनी ज़्यादा यहाँ पर रिपेयरलेस है, उसे बच्चों का तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। पर इतने में यहाँ पर ड्रिंक के स्मेल की वजह से उसे वॉमिट फील होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर किम कहने लग जाती है कि अरे वाह, आपकी स्टाफ से यहाँ पर 24/7 अवेलेबल रहती है। डीन बोलने लग जाता है कि सही कहा, हम उन्हें कभी भी बुलाए वो दौड़ कर आ जाएंगी, भले वो एवरे गहरे काम क्यों ना हो। और इसी बात पर किम को यहाँ पर डीन के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने क्लियरली कहा था कि नाइट ड्यूटीज आज रात किसी की भी नहीं होनी चाहिए, पर लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी पोजीशन का मिस यूज करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तुमसे तो मैं बहुत जल्दी निपट लूंगा। ऐसे बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। वही दूसरी ओर किम वहाँ पर आकर जेनी पर चिल्ला रहा होता है और जेनी को मिसअंडरस्टैंड कर रहा होता है। जेनी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि अरे वाह, इतना देरी से पता चल गया, काश थोड़ा पहले पता होता। और अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं ऐसी पर्सन हूँ तो एक काम करते, डिवोर्स ले लेते। ऐसा बोलकर वो चली जाती है, जहाँ पर किम सोच ले जाता है कि अब यहाँ पर ये डिवोर्स का रीजन देकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर किम था रेडी उस बुक के साथ है, पर जेनी यहाँ पर पिलो लेकर जाने वाली थी कि मुझसे रुके ले जाता और जेनी बोलती कि नहीं, तो मुझसे हेट करते ना, इसलिए मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहती। कि मुझसे बोल रहा था कि देखो वो सभी चीज़ों को साइड हटा दो, यहाँ पर पेरेंट्स का एक साथ रहना बहुत अच्छी बात है, इन चीज़ों से यहाँ पर बेबी को इफेक्ट कर सकता है। जेनी बेबी के बारे में सोचती है, पर उसे कहती है कि नहीं, फिलहाल बेबी बॉर्न नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर अकेले रहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर बाहर जाकर बेचारी रोने लग जाती है और बस यही होप करती है कि वो जल्दी से यहाँ पर बेबी को बर्थ दे दे और एकदम से फ्री हो जाए। किम सोच लग जाता है कि जाकर मुझे यहाँ पर जेनी को मनाना चाहिए। फिर वो सोचते कि अरे ये क्या मैं सोच रहा हूँ, लगता है इस लड़की ने मेरे ऊपर जरूर कोई जादू कर लिया होगा, आखिर मैं क्यों यहाँ पर उसे मनाने के लिए जाऊँ, अगर आना होगा तो खुद ब खुद आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर किम ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो कॉरिडोर की उधर देख रहा था बिकॉज वो चाहता था कि जेनी आए और वो दोनों बातें करे, पर जेनी बाहर की ओर नहीं आ रही थी। स्टाफ कहने लगते कि लगता है मास्टर आपका और आपकी वाइफ का झगड़ा हो गया, इसलिए कल रात को वो यहाँ पर गेस्ट रूम में सोई थी और आपकी वजह से वो बाहर भी नहीं आ रही है ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। किम यहाँ पर स्टाफ को घूरने लग जाता है। स्टाफ कहते कि मैं ये सब कुछ तो यहाँ पर यंग लेडी और बेबी के लिए तो कह रही हूँ, यंग लेडी कुछ खाएंगी नहीं तो फिर हेल्दी कैसे रहेंगी। जिसके बाद में यहाँ पर किम फिर भी खाया जा रहा था। स्टाफ बोलते कि काम करिए, आप खाना यहीं पर छोड़ दीजिए, वहाँ से चले जाइए, बिकॉज मुझे यहाँ पर यंग लेडी की ज़्यादा फिक्र है। किम को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि इस लड़की ने एक एक कर सभी घर वालों को अपने झपेटे में ला दिया और वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर जेनी चेक करती है कि किम है भी या फिर नहीं और फिर वहाँ की ओर जाती है। तब वहाँ पर स्टाफ आकर जेनी को मेडिसिन देती है। जेनी उन मेडिसिन को लेने से मना कर देती है बिकॉज एक्चुअली वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। लेकिन उतने में वहाँ पर किम आ जाता है, कहते कि मैं तुम्हें मेडिसिन पिलाऊंगा और वो यहाँ पर एक डिफरेंट वे में उसे मेडिसिन पिलाता है, जहाँ पर उन दोनों से ज़्यादातर स्टाफ शर्माने लग जाती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। स्टाफ कहते कि ऐसे भी मेडिसिन कड़वे होते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो जेनी को वही समझा रही थी कि वो आपकी बहुत फिक्र करते। जेनी कहती कि मेरी नहीं, उस बेबी की। इतने में यहाँ पर किम था, जो कार में बैठ कर सिर्फ और सिर्फ उस किस के बारे में सोचे जा रहा था। वही दूसरे यहाँ पर वसीसन को बुलाता है एंड पूछ लेते थे कि आखिर किसी वुमन को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। तब यहाँ पर असिस्टेंट हैवी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के बारे में बात करता है और तुरंत यहाँ पर घर पर एक बैग पहुँच जाता है, जिस बैग को देखकर वो खुश होती है। लेकिन सबसे पहले वो चेक करती है कि बैग का वर्थ कितना होगा एंड वो इंटरनेट पर उसकी फ़ोटो अपलोड करती है, जहाँ पर उसे उसका प्राइस पता चलता है तो उसका सर ही घूम जाता है बिकॉज इतने प्राइस में तो वो एक अच्छा सा घर परचेज कर सकती है। कि मुझसे कहने लगे थे कि देखा पसंद आया ना ये पर्स, और भी गिफ्ट्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, जहाँ पर वो उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और जाने को अंदाज़ा आ चुका था कि ये सारे गिफ्ट्स भी बहुत महंगे होंगे। तब यहाँ पर किम से क्लियरली कह देती है कि इतने सारे गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हम यहाँ पर एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले हैं। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर जेनी घर पर बैठकर बुक रीड कर रही थी और उसे यहाँ पर उसकी कॉलीग्स की ओर से कॉल आ जाता है
जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी वो आंटी बाहर हॉस्पिटल के तमाशा खड़ा कर रही है, बिकॉज वो इतने दिन से घर नहीं आई है उन्हें पैसे देने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं किम की मॉम को, जो कि जाकर यहाँ पर किम की खातिरदारी कर रही होती है, यानी कि उस पर चिल्ला रही होती है। किम उसे कहने लग जाती है कि मॉम, मैंने यहाँ पर उस जेनी के सामने कोई झगड़ा नहीं किया। ऐसे भी अगर आपको पता ना हो तो स्टार्टिंग में मैं उसे 2 मिलियन दे चुका हूँ, न जाने यहाँ पर उसने वो 2 मिलियन कहाँ खर्च कर दिए होंगे। इतने में असिस्टेंट कहते हैं कि माफ़ करना, वो एक्चुअली यहाँ पर जेनी तो शुरुआत से वो लिस्ट में थी ही नहीं। उस दिन मैंने उसके बारे में बहुत पता लगाने की कोशिश की, बट मुझे उसका नाम तक नहीं पता चल रहा था। इस वजह से वो अमाउंट सिर्फ उन लड़कियों के इसमें गए थे जो कि वो नर्स की ड्रेस पहन कर आए थे, ना कि जेनी के अकाउंट में। आंटी कहने लग जाती कि देखा, मुझे पता है कि वो बेचारी बच्ची कितनी इनोसेंट है एंड तुम उसे अभी तक मिस ट्रीट करते आ रहे हो। इसी बात को लेकर यहाँ पर किम पर चिल्लाने लग जाती है। किम को भी लग रहा था कि हाँ, शायद से उसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग पाल रखी है। वहीं दूसरी यहाँ पर जेनी जैसी हॉस्पिटल पहुंचती है, उसकी आंटी उसे देखती जोर से थप्पड़ मारती है और वो तीनों मिलकर यहाँ पर उसे परेशान करना शुरू कर देते, उसे गलत गलत वर्ड से बुलाना शुरू कर देते और उसकी ज़बरदस्ती अब वो यहाँ पर शादी कराना चाहते थे ताकि वो लोग यहाँ पर दहेज के पैसे ले सके। पर इतने में यहाँ पर जेनी उन्हें बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात यहाँ पर उन्हें इतनी चुभने लग जाती है कि वो लोग उसे एक अनप्योर वुमन मानना शुरू कर देते हैं और उसे मार भी रहे होते। तब यहाँ पर जेनी किम को कॉल लगाती है, उसे बताती है कि वो हॉस्पिटल के बाहर है, प्लीज़ मुझे सेव कर लो। इतने में यहाँ पर आंटी उसका फ़ोन छीन कर फेंक देती है, कहती कि इतनी हिम्मत, अब क्या तुम हमारे सामने गुंडी बनोगी? रुको, हम तुम्हें अभी बताते। एंड यहाँ पर जेनी को सारे के सारे पास ड्रामा याद आ रहे होते कि किस तरीके से उसके अंकल आंटी ने उसे कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया है अभी तक। पर उतने में यहाँ पर किम आ जाता है उसे सेव करने के लिए, जहाँ पर फैमिली वाले उसे ले जा रहे होते हैं और वो उस चीज़ को जाकर वहीं पर रोक लेता है। जिसके बाद में यहाँ पर उन लोगों को पता नहीं होता कि किम असल में यहाँ पर उसका हस्बैंड है। तो वो लोग जेनी को लेकर दुनिया भर की बुराई किम से करने लग जाते हैं और तब किम को यहाँ पर पता चलता है कि जेनी यहाँ पर कितनी सारी चीज़ों से गुजर रही होगी। उस समय यहाँ पर वो अपनी और जेनी की आइडेंटिटी को उन्हें बताता है, जहाँ पर उन सभी के तो होश और आवाज़ उठ जाते हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल जाता, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर जेनी को इतना इंसल्ट कर दिया था कि वो लोग उसके सामने विलन लगने लग गए हैं। इतने में यहाँ पर किम जेनी से पूछ रहा था कि तुम बताओ कि आखिर तुम उन्हें क्या सज़ा देना चाहती हो। आंटी अंकल मना करने लग जाते हैं, कहते हैं कि वो हमारी बेटी जैसी है, वो हमें कभी सज़ा दे ही नहीं सकती। किम बोलता है कि मुंह बंद रखो, मैं जेनी से बात कर रहा हूँ। जहाँ पर जेनी के ऊपर वो चीज़ें छोड़ देता है। अगर जेनी माफ़ करना चाहती तो ठीक है, और अगर नहीं तो वो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। जहाँ पर जेनी वही सोचती है और डिसीजन बना लेती कि वो उन्हें माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने अब तक उसके साथ जो कुछ भी किया उन सभी चीज़ों के लिए। किम यहाँ पर असिस्टेंट को इशारे करता है और असिस्टेंट समझ जाता है कि उनका क्या हाल करना है। जिसके बाद यहाँ पर वो जेनी को लेकर अंदर की ओर चला जाता है चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर यहाँ पर ये बता रहे होते कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको उनका बहुत ही सीरियस ध्यान रखना चाहिए। ऐसे टाइम पे यहाँ पर वुमेन्स के इमोशंस, उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत वीक हो जाती है, उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं और हाँ, आपकी मूड भी उनके मूड पर डिपेंड करता है। अगर आपका मूड ख़राब हो तो आपकी वाइफ का भी मूड ख़राब हो सकता है, जिस वजह से इमोशनली उन पर असर पड़ सकता है। किम को यहाँ पर रियलाइज़ होने लग जाता है कि उसने सचमुच जेनी के साथ बहुत गलत किया है और अब यहाँ पर वो उस चीज़ के लिए उससे माफ़ी ज़रूर मांगेगा। वही दूसरा नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने हाथों से उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर भी करता है और सर्व भी करता है। जेनी उसे पूछते भी कि ये सब कुछ तुमने बनाया? वो कहता है कि हाँ, मेरी प्यारी सी वाइफ के लिए। अब ये चीज़ सुनकर वो हैरान थी कि आखिर वो उसे ऐसे कर क्यों बुला रहा है। इतने में यहाँ पर किम उससे उसी घर की सिचुएशन के बारे में पूछने लग जाता है, जहाँ पर जेनी उसे सब कुछ बता रही थी कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद उसकी डेथ की प्रॉपर्टी पर सारा का सारा कब्जा उसकी डैड की सिस्टर ने यानी कि उसकी आंटी ने कर लिया था और वह शुरुआत से यहाँ पर स्ट्रगल करती हुई है। किम यहाँ पर उसे सॉरी बोलने लग जाता है अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, जहाँ पर जेनी को वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात कुछ खास पता नहीं होती। वो उसे कहते कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर हो जाया करती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जो कि यहाँ पर अपने ऑफिस में था और यहाँ पर वो अपने सिस्टर को कॉल लगा लेता है उसे पूछने के लिए कि आखिर लड़कियों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। और वो उसे झूठ बोलता है कि ये मेरा फ्रेंड मुझसे मदद मांग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल कर पूछ लूँ। बट उसके सिस्टर डेजी को पता चल जाता है कि यहाँ पर उसके भाई को ज़रूर कोई लड़की मिल चुकी है। इतने में यहाँ पर जेनी घर पर होती है, जहाँ पर वो स्टाफ को बात करते हुए सुनती है और स्टाफ बता रही होती है कि यंग लेडी अब वापस आना चाहती है।
तब जेनी को ऐसा लगने लग जाता है कि यंग लेडी से इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद से यहाँ पर वो किम की कोई एक्स गर्लफ्रेंड होगी या फिर किम की कोई स्पेशल पर्सन, बिकॉज उसके लिए यहाँ पूरा घर क्लीन किया जा रहा था, उसकी पसंद की चीज़ें भी लाई जा रही थी। रात को जब यहाँ पर वो लोग डिनर के लिए बैठे तब यहाँ पर जेनी चुपचाप शांति से डिनर करके वहाँ से भाग जाती है, किम से कोई बातें भी नहीं करती। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर वो सोच लेती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो दो जनों के बीच में नहीं आना चाहती है। एंड यहाँ पर आंटी आ जाती है जेनी के लिए गिफ्ट्स लेकर, जो जेनी एक्सेप्ट करने से मना कर रही होती है। आंटी उसे वही समझा रही थी कि तुम इस घर की बहू है, सब कुछ तुम डिजर्व करते हो, बट वो आंटी को क्लियरली कह देती है कि वो दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। जैसे किम आता है आंटी किम की खबर लेना शुरू कर देती है। जेनी वहाँ पर ऊपर की ओर चली जाती है जहाँ पर आंटी किम पर चिल्ला रही थी डिवोर्स वाली बात को लेकर। कि मुझसे कहने लग जाती कि देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग मुझसे हुई थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं पहले उससे डिवोर्स भी देने वाला था, लेकिन अब नहीं, अब मैं यहाँ पर इस रिश्ते को एक न्यू शुरुआत देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मेरे बेटे के पास सिर्फ एज अ डैड और पेरेंट के नाम पर मैं बचूँ। जेनी के साथ में यहाँ पर अच्छा फ्यूचर करना चाहता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी होती है जिससे बहुत लो फील हो रहा था और वो यहाँ पर उसकी केयर करने के लिए चला जाता है। आने समय यहाँ पर जेनी उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है। किम को इतने में उसकी यंग लेडी यानी कि उसकी सिस्टर डीजी का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बता रही होती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस आने वाली है। एंड यहाँ पर किम जेनी को भी लेकर जाता है उसे पिक करने के लिए। जेनी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे लगने लग जाता है कि किम को पता ही नहीं होगा मेरी फीलिंग्स के बारे में, और हाँ ऐसे भी हम दोनों बस साथ उस बच्चे के लिए है। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर चले जाते एयरपोर्ट पर उन्हें पिक करने के लिए। एंड यहाँ पर डेजी उसके साथ पीछे बैठकर ढेर सारी बातें करती है और उस बातों में यहाँ पर तो उसे समझ आ जाता है कि जेनी उससे कितनी अनकंफर्टेबल है और जेनी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जहाँ पर जेनी को अभी तक पता नहीं है कि वो उसकी सिस्टर है। जब वो लोग यहाँ पर घर पर पहुँचते हैं तब कार से बाहर निकलने पर डेजी उसे बताती भी है कि लगता नहीं कि मेरी सिस्टर तुमसे इतना जल्दी इम्प्रेस होने वाली है। एंड जब वो लोग अंदर क्या जाते तब जानबूझकर डेजी यहाँ पर उसे उसका फेवरेट डिश बनाने के लिए कह देती है। जेनी तो यहाँ पर जानबूझकर उसे दूर जा रही होती है और मन ही मन यहाँ पर डेजी को हंसी आ रही थी। और बस इतना ही नहीं, इसके बाद यहाँ पर जेनी देखती भी है कि किम यहाँ पर उस डेजी की कितनी फिक्र कर रहा है। वो चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए और उस समय यहाँ पर किम उसे रोकने लग जाता है और उसे पूछने लग जाता है कि रीज़न क्या है। जेनी कोई रीज़न यहाँ पर बता ही नहीं रही होती है। इतने में वहाँ पर डेजी आ जाती है जो कि आकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। किम बोलता है कि सिस्टर बस करो, आगे तुम मुझे कितना खिलाती जाओगी और मुझसे कितना काम करवाती जाओगी। सिस्टर सुनते ही यहाँ पर जेनी को फिर जाकर सारी सच्चाई पता चलती है, जिसके बाद में यहाँ पर जेनी को तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था, वो वहाँ से भाग जाती है और डेजी यहाँ पर किम को बताती है कि जेनी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और किम को एक चीज़ रियलाइज रहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जेनी को इतनी ज़्यादा जलीसी फील हो रही थी, विच मीन्स जेनी के हार्ट में भी यहाँ पर किम के लिए कोई ना कोई फीलिंग तो ज़रूर होंगी। फिर रात को यहाँ पर एज यूजुअल वो लोग उस बुक को पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते तो यहाँ पर जेनी सो भी जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जेनी के अब यूनिवर्सिटी के क्लासेस शुरू होने वाले थे, जहाँ पर किम उसे ऑल द बेस्ट बोलने लग जाता है। जेनी यहाँ पर होती है अपने क्लासरूम में, जहाँ पर एज ए गेस्ट लेक्चरर आए हुए थे मिस्टर किम, सभी को यहाँ पर बिजनेस वर्ल्ड के बारे में बताने के लिए। वो यहाँ पर लेक्चर दे रहा होता है और सभी लोग सब उसके हैंडसम फेस को नोटिस करते और सभी की सभी लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ बनना चाहती थी। इतने में यहाँ पर रात जाती है जब मैं बाहर चली अपने क्लासमेट के सामने बात कर रही थी। तब यहाँ पर किम उतने में आ जाता है ये जताने के लिए कि देखो मैं उसका हस्बैंड हूँ, बट जेनी ये चीज़ रिवील होने नहीं देती और उसे मास्टर किम कहकर बुलाने लग जाती। ये बात यहाँ पर किम को बिल्कुल पसंद नहीं आती और लोग शांति से यहाँ पर घर पहुँचते। घर पहुँच यहाँ पर वो डेसी को सारी बातें बता रहा होता है। तब वो उसे बताते कि कोई बात नहीं, वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है बिकॉज यहाँ पर उसे एज अ स्टूडेंट अपनी रेपुटेशन को जारी रखना है। अगर सोचो वहाँ के क्लासमेट्स को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट और किसी की वाइफ है तो वो सभी लोग उसकी कैरेक्टर को जज करने लग जाएंगे। इतने में यहाँ पर वो उसे बताने लग जाते हैं कि तुम कल जेनी को पिक करने के लिए जा रहे हो या फिर नहीं। और तब उसे पता चलता है कि जेनी तो यहाँ पर अपने क्लासमेट्स के साथ लंच के लिए जा रही है। जब वो लोग वहाँ पर जाते तब उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर वही क्लासमेट जेनी को प्रपोज कर रहा होता है और किम को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि व्हाट इफ यहाँ पर मुझे छोड़कर
उस यंग लड़के के साथ चली जाए तो। बट जेनी उसे यहाँ पर रिजेक्ट कर देती है। तब वो लड़का उसे यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि ठीक है, बट मैं दिल रखने के लिए कम से कम ड्रिंक तो कर लो, जिसके अंदर उसने यहाँ पर कुछ मिला कर रखा था। जेनी जब यहाँ पर ड्रिंक करने से मना करती है तब वो उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक कराने लग जाता है और उस समय किम आकर उसे पीटता है और जेनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। बस इतना ही नहीं, डेज़ी भी यहाँ पर उस लड़की को बहुत थप्पड़ मारती है। वही डॉक्टर आकर बताते हैं कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर मील का ध्यान रखिएगा, बिकॉज इस चीज़ की वजह से बेबी पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट करेगा नहीं। जैसे यहाँ पर जेनी उठती है वो किम को हक करने लग जाती है। किम भी उसे बताने लग जाती है कि सब कुछ क्या हुआ था। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ वो लड़का जेनी से माफ़ी मांग रहा था, ये कहते हुए कि अगर मुझे पता होता कि तुम मिस्टर किम की वाइफ हो तो मैं कभी ये सब कुछ नहीं करता। जेनी बोलता है कि विच मीन्स तुम दूसरे के साथ ज़रूर करते, और ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए, तब जाकर तुम सबक सीखोगे। और यहाँ से वो किम के साथ चली जाती है, जहाँ कर किम तो बहुत प्राउड फील करते बिकॉज जेनी ने यहाँ पर एक परफेक्ट डिसीजन बनाया है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते उस घर का सीन जहाँ पर तब लोन शार्क्स आ गए थे उस फैमिली से पैसे लेने के लिए। जो फैमिली थी वो जेनी के पैसे से यहाँ पर लोन पे किया करती थी। अब जब जेनी है तब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है, तब वो लोग जानबूझकर यहाँ पर उसे एक डेट बताते जिस दिन जेनी यहाँ पर अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड पर जाती है उनसे मिलने के लिए। उस समय यहाँ पर जेनी चली जाती है जहाँ पर गुंजे आकर से परेशान करते, पर मिस्टर शन आकर उस समय जेनी की मदद करते और सोच रहे थे कि आखिर जेनी मेरी वाइफ जैसे क्यों दिख रही है। एंड फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर शन उसके रियल डैड होते। असल में यहाँ पर मिस्टर शन अपने ओवरसीज बिजनेस की वजह से दूसरी सिटी में थे और आंटी दूसरी सिटी में, जहाँ पर आंटी की जो बहन थी उनकी लोन की वजह से लोन शार्क्स हमेशा घर पर आया करते थे और आंटी ने यहाँ पर अपनी सिस्टर की वजह से बहुत गुस्सा है। और उसी बीच यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिस एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर जेनी की मॉम की डेथ हो गई थी और जेनी को भी इतनी गहरी चोट आई थी जहाँ पर उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं था। और तब यहाँ पर उसकी आंटी ने उसे गलत नरेटिव बताया था कि उसकी मॉम डैड की मौत तो यहाँ पर एक एक्सीडेंट में हो चुकी है, इसलिए उस दिन यहाँ पर जेनी ने किम को वही बात बताई थी जो बात उसे पता थी। वहीं दोस्त हम यहाँ पर देखते मिस्टर शेन को जो कि यहाँ पर अपनी एक प्रॉपर्टी पर फोकस कर रहे थे। वो प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पर उन्होंने ऑक्शन के लिए रखी हुई थी इमरजेंसी की वजह से, उनकी ओवरसीज बिजनेस की वजह से। बट अब जब उनके पास पैसे वापस आ गए तब वो उस प्रॉपर्टी को वापस पाना चाहते बिकॉज वो प्रॉपर्टी ओरिजिनली यहाँ पर उनकी वाइफ का घर है जहाँ पर वो लोग अपना ड्रीम लाइफ बनाना चाहते थे। अब वो अपनी वाइफ को तो बचा नहीं पाए बट एटलीस्ट वो उस प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं उसकी याद में। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है उस प्रॉपर्टी के ओनर के बारे में जो कि यहाँ पर इनडायरेक्ट किम होता है। तब मिस्टर शन सोच लेते हैं कि वो जाकर यहाँ पर किम से विनती करेंगे। किम का लोकेशन पता कर यहाँ पर वो चलना चाहता है उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के लिए। किम कहने लग जाता है कि माफ़ करेगा, वो घर यहाँ पर मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, वो लोकेशन उसके हार्ट से बहुत जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इस चीज़ को आपको सेल नहीं कर सकते। और मेरी वाइफ यहाँ पर प्रेग्नेंट है। एक बार फिर से जब मिस्टर शन यहाँ पर जेनी को देखते तब उन्हें फेमिलियर वाइब्स आ रही थी, बस वो उन्हें पता नहीं था कि वो उनकी सचमुच बेटी जो है। एंड जेनी को भी वो ज़मीन इसलिए चाहिए थी बिकॉज उसे पता था वो ज़मीन यहाँ पर उसकी मॉम को बिलोंग करती थी, जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे हमेशा से बताया है कि जिस आंटी के घर वो लोग बैठे वो उनका रियल घर नहीं है, उनका रियल घर वहाँ पर है। जेनी और किम यहाँ पर जेनी के कैबिन में होते हैं। हाँ, क्योंकि किम ने यहाँ पर अपने कैबिन को जेनी का नाम दे दिया था ताकि कोई भी वुमन यहाँ पर एंटर ना कर सके। और उस समय यहाँ पर जेनी उस ज़मीन के घर को बता रही होती कि आखिर वो उसे घर कैसे डिज़ाइन चाहिए, और वो डिज़ाइन वैसा ही होता है जैसा उसकी मॉम चाहती थी। फिर वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर इस घर को देखने के लिए। उस समय वो गुंजा वहाँ पर वापस आ जाता है जहाँ पर किम के बॉडीगार्ड्स उससे फाइट करते हैं। और यहाँ पर तो वो गुंडा जेनी को ढेर सारी बातें बता रहा था कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पर कार एक्सीडेंट में मर चुके। कि मुझसे यहाँ पर उसकी बातें सुनने से मना कर रहा होता है बिकॉज उनकी बातों का असर यहाँ पर जेनी पर और बेबी पर जो पड़ सकता है। वही दूसरा मिस्टर शेन आ जाते जहाँ पर अभी भी वो वही रिक्वेस्ट को लेकर उनसे बात कर रहे थे, पर अभी भी किम और जेनी अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहते थे। मिस्टर शेन कहने लगी थी कि लगता है हमें डेस्टिनी ने एक साथ यहाँ पर लाया हुआ है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तब मुझे तुमसे यहाँ पर डॉटर वाली फीलिंग आती है। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारा गॉड फादर भी बन सकता हूँ। बट किम को ये चीज़ें पसंद बिल्कुल नहीं थी बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो कि बस अच्छे बनने का नाटक करते और यहाँ पर फिर इंसानों का फ़ायदा उठाने लग जाते। इस वजह से वो मिस्टर शेन से कहते कि देखिए हमारे पास ना पैसों की कमी है और ना किसी चीज़ की, तो आपको यहाँ पर जेनी के ऊपर दया खाने की ज़रूरत नहीं है। अंकल को गुस्सा आ जाता बिकॉज वो अच्छे इंटेंशन से ही कह रहे थे, बट फिर वो वहाँ से चले जाते जहाँ पर एक लॉकेट में उनकी और उनकी वाइफ की फ़ोटो होती है
और यहाँ पर वो अपनी वाइफ से सॉरी बोल रहे थे कि वो ज़मीन को भी नहीं बचा पाए। वही दूसरे यहाँ पर जेनी और किम चले जाते हैं बेबी के सोनोग्राफी के लिए। उस समय यहाँ पर वो लोग टाइनी सी बेबी को देख पा रहे थे और वो लोग बहुत खुश हैं। उसी समय वहाँ पर बाजू से मिस्टर शेन भी जाते, जहाँ पर कोइंसिडेंटली वो लोग एक बार फिर से मिल जाते हैं। मिस्टर शेन को यहाँ पर उसकी रिपोर्ट्स को देखकर पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने यहाँ पर उसे एक बार भी विश नहीं किया। तब वो विश के साथ साथ अपनी फेवरेट रिंग निकाल कर उसे देते, उसे बेटी समझकर। बट किम यहाँ पर उस रिंग को उन्हीं को वापस कर देता है फेंकते हुए। ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर किसी के ऑर्फनेज वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर मिस्टर शेन को उस चीज़ का बुरा लगता है और वो चले जाते। जेनी भी यहाँ पर किम को समझाते कि देखो लोग बुरे हो सकते, लेकिन बहुत लोग अच्छे भी होते हैं जिन्हें हम बुरा मान लेते हैं बुरे लोगों की वजह से, तो एटलीस्ट उन्हें ऐसा तो ट्रीट मत करो। किम कहते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करूँगा। जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं उनके अडॉप्टिव बेटे को। अब उनके पास कोई संतान नहीं थी और ना ही अपनी कोई सेकेंड लव, बिकॉज वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार जो करते थे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था, जहाँ पर वो उसे अपना सब कुछ देना चाहते थे। इतने में वो बाहर की ओर जाता है, जहाँ पर वो जेनी को देखकर सोचने लग जाता है कि आखिर ये मॉम की तरह क्यों दिख रही है, लेकिन उसे पता नहीं होता इस बारे में। वह दूसरी ओर जेनी का वापस यहाँ पर अंकल से टक्कर होता है, जहाँ पर अंकल की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो वो यहाँ पर नर्सेस को बुलाते और वो लोग उन्हें इमरजेंसी रूम में लेकर जाते। उस समय यहाँ पर उसके हाथ में वॉलेट दिख जाता है, जिस वॉलेट के अंदर यहाँ पर उसकी मॉम की फ़ोटो होती है और अंकल भी आ जाते। और तब पता चलता है कि यहाँ पर वो उसी की बेटी है। जिसके बाद भी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के हमको लग रहा होता है कि शायद से लोग कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं और ऐसी बस अपनी स्टोरी बताए जा रहे हैं। इस वजह से अंकल यहाँ पर एक डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे। रिजल्ट भी आ जाता है, जहाँ पर जेनी उन्हीं की बेटी निकलती है एंड यहाँ पर वो जेनी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जेनी को बातें समझ नहीं आ रही थी कि अगर उसके मॉम डैड की मौत यहाँ पर कार एक्सीडेंट में हो चुकी है तो उसके डैड यहाँ पर कैसे जिंदा बच चुके हैं। किम के पैरों से तो जमीन यहाँ पर खिसक जाती है, बिकॉज उसने यहाँ पर अंकल को ऑलरेडी कितना ज़्यादा गुस्सा दिला कर रखा था, उन्हें मिसट्रीट किया था। तो वो यहाँ पर सोचने लग जाती कि कहीं मेरी ये शादीशुदा जिंदगी खतरे में तो नहीं आ गई है। वही दूसरी यहाँ पर जेनी उसे अपना डैड एक्सेप्ट करने से मना कर रही होती है और उसे सारी बातें बता रही होती है। बट यहाँ पर फिर जाकर उसे डैड उसे रियल स्टोरी बताते, जिसे जानने के बाद यहाँ पर जेनी बहुत इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर वो उसके साथ घर चली जाती है। उस समय अंकल यहाँ पर उसे अलग अलग चीज़ों के पेपर्स बता रहे थे, वो सभी चीज़ें जो आज तक उन्होंने यहाँ पर अपनी वाइफ और अपनी बेटी के लिए कर रखी है। बिकॉज जिस दिन उन्होंने उससे गुड बाय कहा था वो उस दिन प्रेग्नेंट थी, उन्हें ये बात पता थी, पर सिर्फ बिजनेस की वजह से वो उनके साथ नहीं जा सके, बिकॉज वो अपना और अपनी वाइफ का एक बहुत बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते थे। हमारे दूसरे यहाँ पर किम होता है, जो जाकर यहाँ पर डेजी को सब कुछ बता देता है और उसकी यहाँ पर मदद मांगने लग जाता है। वही दूसरे अंकल थे जो कि जेनी की परमिशन से यहाँ पर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करते, वो इवेंट जहाँ पर वह सभी के सामने जेनी की आइडेंटिटी को रिवील करने वाले हैं। इवेंट का दिन आ भी जाता है और यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि मिस्टर शेन को उनकी खोई हुई बेटी वापस मिल चुकी है। उस समय वहाँ पर किम और डेजी भी आ जाते। अंकल तो सभी के सामने अनाउंस कर रहे होते ये मेरी इकलौती बेटी है, जिसकी मैं वेडिंग यहाँ पर एक ग्रैंड वेडिंग की तरह करूँगा। उतने में वहाँ पर किम वहाँ पर दौड़ा चला आता है और सभी को बता रहा होता है कि ग्रैंड वेडिंग हमारी तरफ से भी होगा, बिकॉज जेनी यहाँ पर मेरी वाइफ है। और वह सभी के सामने बताना चाहता था कि जेनी शादीशुदा है, दरवाजे खोले नहीं है यहाँ ग्रूम्स को ढूंढने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर जेनी से कहते कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं कुछ दिन और मेरे डैड के साथ रहना चाहती हूँ, फिर तो तुम्हारे साथ मैं घर जा सकती हूँ। और वो अपने डैड से क्लियरली कहती थी कि वो किम को लव करती है एंड वो किम के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अंकल कहते कि माफ़ करना बेटा, मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत देर से ढूंढा, अगर मुझे तुम पहले मिल जाती तो फिर मैं इस गधे जैसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देता, वो पसंद जिसे तुम्हें यहाँ पर अपनी जान में फंसा कर रखा है। और ऐसा बोलते बोलते यहाँ पर वो हार्ट अटैक कर नाटक करने लग जाते। सभी लोग अंकल की फिक्र करते और यहाँ पर किम को सज़ा मिल रहा होता है और उसे समझ भी आ रहा होता है कि उसे यहाँ पर से कर्मों की सज़ा मिल रही है, जो कुछ उसने अंकल के साथ किया अब वो अंकल उसके साथ कर रहे हैं। बाद में यहाँ पर फैमिली डिस्कशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर अंकल जेनी को वही बात समझा रहे होते कि तुम दोनों यहाँ पर एक एक्सीडेंट की वजह से मिले थे। मैंने सही कहा ना, बिकॉज मैंने पता लगा है, माफ़ करना तुमसे पूछ ही ना चाहिए था, बट आई थॉट कि यहाँ पर तुम्हें मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहता। जेनी को वह यहाँ पर समझा रहे और साथ साथ यहाँ पर जेनी का अडॉप्टिव ब्रदर भी उनसे अग्री कर रहा होता है। जेनी यहाँ पर सोच पड़ जाती है। अंकल कहने लग जाते हैं कि तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो अपनी खुद की लाइफ से, हमारे पास यहाँ पर सब कुछ है जो हम तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और तुम हम पर यहाँ पर कंप्लीट भरोसा कर सकती हो। और सचिन जितने में दौड़ा चला आता है रोते हुए,
जहाँ पर वो अपने बॉस को बताने लग जाता है कि मैडम की फैमिली ने यहाँ पर फ्लाइट टिकट्स बुक किए हैं। असिस्टेंट से यहाँ पर तुरंत ही वो रिंग को मंगवाता है। वो रिंग जिसके साथ वो यहाँ पर उसे सालों बाद प्रपोज करने वाला था, और वो तुरंत ही शादी की प्रिपरेशन के लिए भी उसे बोल देता है और भाग जाता है यहाँ पर जेनी को रोकने के लिए। जिसके बाद वो उनकी कार के सामने अपनी कार को लाकर उनकी कार को स्टॉप कराता है। जेनी इतने में यहाँ पर उसे देखकर खुश होती है और बाहर निकलती है। इस रास्ते पर तो पूरी एंटायर फैमिली आ चुकी थी, जहाँ पर किम रोज जेनी को सामने से देने लग जाता है। डेजी बोलते कि गधे हो क्या, कुछ बोलो तो सही कि रोज क्यों दे रहे हो। एंड तब यहाँ पर वो नील डाउन करते हुए जेनी को प्रपोज करने लग जाता है शादी के लिए। तब सभी लोग उन दोनों को चीयर अप कर रहे थे, पर जेनी के डैड यहाँ पर उन सभी लोगों को शांत करवा रहे थे कि मेरी बेटी पर प्रेशर मत डालो, उसे जो करना है वो वही करेगी। एंड यहाँ पर जेनी खुशी खुशी उसे हाँ बोल देती है। जिसके बाद में किम यहाँ पर अपने इस बिहेवियर के लिए अंकल से, यानी कि अपने फ्यूचर फादर इन लॉ से माफ़ी भी मांगता है जो कुछ भी किया उन सभी चीज़ों के लिए। एंड यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें भी और साथ साथ जेनी को भी यहाँ पर अच्छे से राइटियसली ट्रीट करेगा। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि लेकिन मैंने अभी तक परमिशन दी नहीं है, तो सभी के सभी यहाँ पर खुश नहीं हो सकते। अब सभी लोग यहाँ पर शांत हो जाते बिकॉज अंकल ने परमिशन जो नहीं दी है, और वो लोग यहाँ पर उनकी परमिशन का वेट कर रहे होते। अंकल यहाँ पर हंसने लग जाते और कहते कि जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा, और सभी लोग यहाँ पर डबल खुश हो जाते। फिर वही दूसरा यहाँ पर हम फाइनली देखते हैं जेनी को वेडिंग ड्रेस में, जहाँ पर अंकल को बिलीव नहीं हो रहा था कि जितना लेट उनकी बेटी उन्हें मिली थी उतना जल्दी उसकी आज यहाँ पर शादी होने जा रही है। तभी यहाँ पर वो उसे अपना पुश्तैनी ज्वेलरी देते और साथ साथ यहाँ पर ढेर सारे गिफ्ट्स भी। जेनी उन्हें कहने लग जाती कि आप तो ऐसा करो कि जैसे मैं आपके घर वापस आने वाली हूँ, भूले मत जो कुछ आपका है वो सब कुछ मेरा ही है। अंकल यहाँ पर बहुत इमोशनल हो रहे होते और जेनी उन्हें बस हंसाने की कोशिश करती। फिर हम फाइनली उनके वेडिंग सीन को देखते, जहाँ पर वो लोग अपने अपने वाउस लेते और साथ साथ एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिसेस करते और एक दूसरे को किस करते हुए इस अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करते। और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।